तो आज के इस एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हर शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक होने वाली फ्री एक्यूप्रेशर का लेक्चर होता है, जिसमें कोई भी कैसे भी बिना पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हर तरीके के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपका इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कुछ लोग हमारे YouTube चैनल पर जब ये अपलोड होगी तो वहां से देखेंगे, उनका स्वागत है। फेसबुक से, फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से, ट्रू ऐप से, इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी जितने देश के लोग हमसे जुड़ते हैं और हमें देखते हैं और अभी वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उन सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रोगी का निदान कैसे करें, हाउ टू डायग्नोस अ पेशेंट, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। आपने क्या सीखा है? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर माने मेडिसिन। आपको एक झोले में कोई मेडिसिन दे दे, उसके बारे में बता दे और आप 2-4 लोगों को दे भी दें, तो क्या आप डायग्नोस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मन था कि हम आपको इसके डायग्नोसिस सिखाने का प्रयास कर सकें। और चूंकि हम में से अधिकांश लोग नॉन मेडिकोज हैं, तो इसलिए उनको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में अभ्यस्त करना भी आवश्यक था। तो लगा कि इसको बताना चाहिए। तो उसी की श्रृंखला में आज ये हमारा थर्ड पार्ट होगा कि हम रोगी को कैसे देखते हैं। इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया है। पार्ट अगर नहीं देखा हो, मान लीजिए किसी कारण से, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर टाइप करेंगे, चैनल मेरा खुल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में से देखिएगा एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर्स, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ से अभी 19 वीडियो शो कर रहा है, अब तक 19 वीडियो डली हुई है। तो आप इसके टॉपिक पे जा करके डायग्नोसिस वाले में हाउ टू डायग्नोस अ पेशेंट, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ढूंढना न पड़े, ऐसा कुछ ना करना पड़े, तो इसी चैनल को यहीं जाओ, चैनल के बगल में सब्सक्राइब लिखा होता है ना, उसको टैप कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। फिर उसमें ये जरूर कर दिया करिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसका उतना फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास मैसेज नहीं जाता पूरा पूरा। तो इसमें भी ऑप्शंस होते हैं, ऑल का होता है, पर्सनलाइज्ड का होता है, नन का होता है। कि सब्सक्राइब दिखाने के लिए कर दिया, हमारे पास ना आए, जिससे मान लीजिए किसी को बता नहीं है तो हमें तो देखना ही है, तो हमने बेल आइकन को क्लिक किया और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दिया, तो जितनी भी हमारी वीडियोस बनेंगी वो आप तक पहुंच जाएंगे। ये तो रही इसकी बात है। हमने इसमें आपको डायग्नोस करते समय बताया था कि बाय लुकिंग, बाय पैल्पेशन, बाय आस्किंग, बाय वाचिंग पैरामीटर्स, एपेटाइट है, थर्स्ट है, स्लीप है, यूरिन, स्टूल, ये सारा कुछ हम अच्छे से देख करके समझ करके पेशेंट को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। इसी की श्रृंखला में हमने बात किया था चेक द नावल, कि नाभि को चेक करिए। ये नाभि जो एकदम छोटा सा बटन जैसा दिखता है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। इसके बारे में जितना आप कहें ना उतना कम है। तो क्या है इसकी महत्ता? आज हमारा विषय यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल इन ट्रीटमेंट। कितना महत्व है इसके बारे में, यही हमारा आज का विषय होगा। तो लेक्चर पर बढ़ने से पूर्व, जैसा आप सभी को पता है, हम करते हैं 3 बार ओम शब्द का पारायण और फिर करते हैं प्रार्थना। तो इसके लिए हम इनवाइट करते हैं नीतू जी को कि ओंकार कराएं और साथ में हम एक संवेद स्वर में हम सब करेंगे प्रार्थना जी।
मैम वो दिख नहीं रही है कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। थैंक यू। अब बढ़ती हूँ आगे और बात करूंगी नाभि के बारे में कि आखिर ये नाभि हमारे जीवन में हमसे किस तरीके से जुड़ी हुई है। मेरी आवाज आ तो रही है ना? कहीं ऐसा ना हो मैंने म्यूट कर दिया हो। ठीक है, ओके। जी जी जी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नावल इन ट्रीटमेंट, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसको हम कई नामों से जानते हैं नाभि को। इसको नाफ कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं, इसको धरण कहते हैं। धरण, जिसमें हमने धारण कर रखा है। किसको धारण किया है, ये सोचने की बात है। धारण है ये, धरण हो गया। पिछोटी, इंग्लिश में कहें तो नावल, अम्बिलिकस, और ये बहुत बड़ा आपका एब्डोमिनल ब्रेन है। ये आपकी सारी हरकतों का पता करता है। बेली बटन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेली का मतलब पेट और बटन जैसा छोटा सा कुछ, तो इसको बेली बटन के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर का मतलब सूर्य से होता है, तो सोलर प्लेक्सस, सीलियक प्लेक्सस, और कुछ लोग इसकी संरचना राउंड शेप में होने की वजह से कह देते हैं गोला। इतने नाम हैं एक नाभि के, है ना। और एक्चुअली ये क्या है, ये एक स्कार है, एक निशान है, जहां से आप अपनी माँ से कभी जुड़े हुए थे। और ये कितना पावरफुल है, इसकी शक्ति को आप केवल इमेजिन करते रह जाएंगे। हम सब बड़ी सतही लेवल पर बात करते हैं, इसी हो जाए तो ये लूज मोशन होने लगेगा, अगर ये खिसक गई तो फिर ये ज्यादातर आपने सुना होगा कि लूज मोशन होने लगते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि खिसकती कितनी दिशा में है, और हर दिशा के क्या सिम्टम्स आएंगे, और इसको चेक कैसे करेंगे, और साथ में इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हालांकि इस पर अगर लेक्चर लेना हो अकेले तो कई घंटों कई दिनों की हो सकती है, लेकिन यहाँ फिर भी मर्यादा होगी, तो उस हिसाब से देखूंगी कि कोशिश करूंगी कि आज ही खत्म हुई है।
हाँ जी, सबसे पहले ये क्या है, हमारा सेंटर है, नाभि नहीं, इसको कहिए नाभिक। नाभिक माने न्यूक्लियस। आपने देखा होगा परमाणु में क्या है, बीच में नाभिक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनर्जी का तो आप गूगल में जाके सर्च करिएगा, जो लोग नए हैं ना, नहीं जानते होंगे कि ये नाभिक, न्यूक्लियर एनर्जी क्या। न्यूक्लियर एनर्जी वो चीज है जो कभी एक्सप्लेन करूंगी, कितनी ज्यादा पावर होती है उसमें। इसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इसका पहरा देता रहता है। ऐसे ही नाभिक, यानी नाभि है आपकी नाभि, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित होती है। हमने कहा कि इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस। तो आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, पढ़ा होगा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हमने पढ़ा, सॉरी, कि बीच में सूर्य है और ये बाकी जितने भी प्लेनेट है उसके चक्कर काट रहे हैं। और इनमें भी आप देख रहे होंगे छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है, कोई भी अपने लाइन को क्रॉस करके नहीं भाग रहा है, अपनी अपनी कक्षा में ही, अपनी अपने ऑर्बिट में ही ये चक्कर काटेंगे। और अगर ये चक्कर इनकी लाइन से हट जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो क्या होगा, भूचाल आ जाएगा, है ना। तो इसी के इर्द गिर्द ये लोग चक्कर काटते रहते हैं। कभी सामने आ गया पृथ्वी तो आपको दिन दिखने लगता है, पीछे चला गया ऐसी जगह पर जहां से नहीं उसके सामने आ पा रहे तो अंधेरा हो गया, रात हो गई। ऐसे ही अलग अलग आपके ये ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, जो आपके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के। और आपकी पूरी धरती, आपके सब कुछ ब्रह्मांड स्थिर रहता है और अच्छे से अपना अपना काम कर रहा होता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसमें भी है सोलर प्लेक्सस। ये नाभि वाला स्थान ही है, हमने शरीर को हटा करके डायरेक्ट वहीं पर फोकस कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर इसको कहा सोलर प्लेक्सस, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स सन रे लाइक रेडिएटिंग नर्व फाइबर्स। यहाँ पर आप देखिए तो जैसे यहाँ सामने सूर्य की किरणें दिख रही हैं आपको, ऐसे ही सूर्य की किरणें जैसी संरचना यहाँ भी दिख रही। एक किरण निकल के स्टमक में गई, एक आपके पेंक्रियाज में, किडनी में, एक कहाँ कहाँ इस तरीके से फैली हुई है। तो दूर से अगर अचानक से देखें तो लगता है जैसे सूर्य की किरणें। तो नाम क्या रख दिया इसका हमने, सोलर प्लेक्सस। केवल देखने से नहीं कि हाँ हमें दिख रहा है जैसे सूर्य की किरणें, काम भी तो सूर्य जैसा है। और देखिए सारे ग्रह किनारे किनारे बंधे पड़े हैं ऑर्गन के रूप में, जरा सा भी ये खिसक गया ना तो आपके लेने के देने शुरू हो जाते हैं, आप परेशान होने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बताया गया है कि सोलर प्लेक्सस है, और एक्चुअली ये सीलियक प्लेक्सस है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे सीलियक गैंग्लियन, तो ये आपका जो एरिया है इसको सीलियक प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूंकि सन रेज लाइक नर्व फाइबर रेडिएट कर रही हैं, इसलिए हम इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। ये वही स्थान है जहां अध्यात्म में मणिपुर चक्र स्थित होता है। अब मणिपुर चक्र की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये जो आध्यात्मिक जगत के लोग होंगे वो समझते होंगे कि हमारा जो मणिपुर मतलब हमारा अन्नमय कोश एक तरीके का, और आपके अन्न से ही शरीर बना है, तो आप इसी अन्नमय कोश अपने बॉडी में एंट्रेंस कर सकते हैं इसी के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बातें समझ में आएंगी। ये वो स्थान है जहां से आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, आपका एग्जिस्टेंस है। जब आप माँ के गर्भ में थे, जब आप माँ के गर्भ में थे तो खाना कहाँ से खाते थे, मुंह कितना बड़ा था और कैसे कैसे खा सकते थे, इमेजिन करिए जरा। और इसकी शक्ति को जरा आंकिए, कैसे शक्ति आंकेंगे आप। आपको ये शक्ति आंकनी है
कि जब आप गर्भ में थे तो इतने से थे, चिंदी भर के। 9 महीने में आपने क्या स्पीड पकड़ी थी? 3-3 किलो के हो गए, जो कि ये जो पेन की नोक है, थोड़ा सा इसे बड़ा मान लें, उतने बड़े से लेकर जो ऑल पिन होती है ना, सेफ्टी पिन, उसकी जो ऊपर वाला टॉप होता है, उतने बड़े से आप थे और 9 महीने में 3-3 केजी पहुंच गए। और लंबाई चौड़ाई कितनी बढ़ गई? कहाँ से एनर्जी मिलती थी आपको? क्या खाते थे? अंदर थे, वहां तो कुछ गुफा थी केव, जहाँ हमें कुछ मिल ही नहीं सकता था, न खाना न पानी, सजाए काला पानी था, है ना। उसी के अंदर रहते थे गुफा में, खाते पीते थे। लोग एक बड़ी प्रचलित एक कहावत कहते हैं, जब बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं या उन्हें कुछ कह देते हैं तो कहते हैं 9 महीने तुम्हें पेट में पाला है। उन्हें ये नहीं पता कि हम कैसे पले थे। आप तो आराम से थे, मजे में थे। पता जैसे चला कि प्रेगनेंसी हो गई, आपको तो सुख सुविधा प्रदान कर दी गई, है ना। बढ़िया खाने को मिल गया, रहने को मिल गया, कोई कष्ट ना हो, जरा सा कष्ट हुआ आपको बिस्तर मिल गया। और हमारी स्थिति क्या थी? तो किस पर किसका एहसान है और किसने कितना कष्ट झेला है, वो अपने कष्ट को बताती है माए। कि 9 महीने पेट में हम कैसे रखे हम जानते हैं, लेकिन हम रहे कैसे थे ये कौन जानेगा? ये तो हम ही जानते हैं ना, हाथ पैर मोड़ के 9-9 महीने आपने उसी के अंदर, इतने से एरिया में, एक डिब्बे में। अभी अगर आप सोचें तो आपका दम घुटने लगेगा। थोड़ा सा भी सफोकेशन वाली जगह पे जाइए, आपका दम घुटता है कि नहीं? 9-9 महीने इतनी छोटी सी गुफा में, लाइट भी नहीं थी, कितना डरे होंगे हम। वहां पर लाइट नहीं, वहां पर कुछ नहीं, लैट्रिन बाथरूम भी वही सब अटैच्ड, अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, और हम सरवाइव कर गए। इसका मतलब मनुष्य जीवन, या मनुष्य नहीं कोई भी, क्यों हम अपने आप को इतना धन्य समझते हैं, काल कोठरी से बाहर निकल के आए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस स्पीड से आप बढ़े थे उस समय, अगर वही स्पीड पकड़ करके आप आज अपनी लंबाई चौड़ाई इमेजिन करिए तो कितने बड़े होते। आप हाथी घोड़े से कम न होते। इमेजिन कर पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप बहुत बड़े हो जाते, ये ध्यान रखिए। तो ये गर्भाशय में जो भ्रूण का पोषण है वो कहाँ से हुआ था? हुआ तो इसी से, लेकिन माता के शरीर की जो सामग्री, जो उसने खाया तो वही आपको मिला, है ना। और उसको खा खा के मिल मिल के जो लिक्विड के फॉर्म में था वो मिलता रहा, क्योंकि उस कोटर में, उस काल कोठरी में, उस गुफा में और कोई आधार था नहीं। मात्र आपके मदर का शरीर ही वो भंडार था, जिसने आपके जीवन के लिए और आपकी लंबाई चौड़ाई के लिए वहां पर एक माहौल बना दिया था। ठीक। अ, उस समय देखिए मुंह खुला नहीं था हमारा, न ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव थे। पचा हुआ जो आपका आहार था, उसी स्थिति में नाभि सही उपलब्ध होता था। जब प्रसव के बाद बाहर आए हम, देखा तो उसके नाभि में एक रस्सी बंधी हुई थी, यानी इसी टनल से हमको चोरी छुपे सप्लाई होती थी माल, है ना। और आप देखते हैं बाद में उसको काटना पड़ता है, तब दोनों हो जाते हैं अलग। ठीक है। इसी नाल से सब कुछ जाता था। तो अगर आप जरा सा गौर करें तो आपका जो मुंह है, ये तो सेकेंडरी मुंह हो गया। आपका पहला मुंह आपकी नाभि है, आपका नावल है, जहां से आप खाना पीना लेते रहे थे, है ना। बाद में आपके दांत, जीभ, ये कंठ, तालू, ये सब उसके बाद खुला है। लेकिन तब तक जो 9 माह तक जो आप खा रहे थे, पी रहे थे, वो वहीं से मिला। और गर्भ काल में आप जितनी तेजी से बढ़ते हैं, अगर उतना तेजी आप अनुमान लगा लें, तो आप उस अनुमान से बढ़ नहीं रहे, है ना।
नहीं, 9-9 महीने का वेट, हाइट ये सब जोड़ना शुरू करिए तो कितना ज्यादा होगा, उतना तो होता नहीं है। तो सोचिए कि हमारी नाभि कितनी पावरफुल, कितनी तगड़ी वो खींचती थी न्यूट्रिएंट और देती थी, है ना। अच्छा, जब एम्ब्रियो के अंदर होता है बच्चा, तो उसके जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वो भी एक्टिव नहीं होते। उसका श्वास वगैरह भी माता से ही जुड़ा है ना। जो उसका बच्चे का लंग्स है, वो समझ लीजिए कि जो प्लेजेंटा है ना माँ का, जिसके अंदर जरायु बोलते हैं हिंदी में, जिसके अंदर बच्चा पल रहा था, वही उसका लंग्स होता है। और जन्म के बाद जब वो हाथ पैर मारता है, एक्टिवेट होता है, वैसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ठीक, ऐसे ही आपका हार्ट वगैरह ये सब कुछ हो जाता है। जब पैदा होता है और नाल कट जाती है, तो जो अम्बिलिकल वेन है वो फिर निष्क्रिय हो जाती है, उसको आगे दिखाऊंगी मैं, बांध देते हैं। और इस तरीके से वो अपना बच्चा धीरे 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 अपने ऊपर खुद निर्भर हो जाता है। ठीक है। स्थूल विज्ञान, स्थूलता से अगर हम देखें, बाहर से अगर देखें, तो ये हमको एक छोटा सा गड्ढा मात्र दिखाई देता है और लगता है यूजलेस सी क्या चीज है। लेकिन अगर आप स्थूल विज्ञान की माने, है ना, तो इसके ये स्थान ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ आपको। इसका कनेक्शन आपके लीवर से है। कुछ लोगों का देखा होगा नाभि बाहर की ओर निकल जाती है, किसी किसी के नाभि में सड़न आ जाती है, किसी किसी में स्मेल आने लगती है, दर्द होने लगता है। तो ध्यान दीजिए कि इसका कनेक्शन बड़े गहराई से जुड़ा हुआ है लिवर से। और इतना ही नहीं, इसको बोलते भी हैं। कुछ लोग तो इसको निरर्थक मानते हैं, कहते हैं ये तो बेकार है, ऐसे ही था, ठीक है, पड़ा है तो पड़ा है। लिगामेंट टारस ऑफ लिवर बोलते हैं। ठीक है। तो कितना बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कहूँ, क्या कहूँ। जितना कहिए उतना ही कम है ना। तो ये तो इसकी भूमिका है। अच्छा, शरीर शास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो नाभि के आसपास ना बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथियां भी हैं, गैंग्लियन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन, एंजाइम, ये जो अपना काम कर रहे हैं ना, वो ज्यादातर इन्हीं के आसपास आपको मिलेगा। नाभि के आसपास आपको लंबर गैंग्लियन मिलेगा, 4 सैक्रल गैंग्लियन मिलेगा, कॉक्सिजल गैंग्लियन है, कुल 9 गैंग्लियन तो यहीं पर है ना। तो सोचिए कि स्थूल शरीर का जो पोषण है, विकास है, वो इन्हीं से, इससे कितना संबंधित होगा। आमाशय है आपका, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, आपका किडनी, आपका स्प्लीन, आपका लिवर, ये सब इससे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। आपने देखा भी पिक्चर जो मैंने दिखाया था कि कितना ज्यादा आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी जो बात हुई, बात कहने को तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और ज्यादा ना हो जाए, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आध्यात्मिक में भी आप देखेंगे अन्नमय कोश का जो प्रवेश होता है ना, वो भी यहीं से तो होता है, उसके लिए अलग से थोड़ी कोई होता है। और इतने शास्त्र, इतने उपनिषद इसकी महिमा गाते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। भारतीय योग दर्शन में जो आपका पतंजलि योग दर्शन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि नहीं। तो ये जो आपका दर्शन है, पतंजलि योग दर्शन, इसमें 4 अध्याय हैं। यहाँ पर भी नाभि के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि अच्छा, यहाँ भी नाभि के बारे में कहा गया है, ऐसा कहा गया है। तो अगर जो लोग योग से संबंधित होंगे वो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो नेट पर चाहे तो सर्च कर सकते हैं, मिल तो जाएगा ही कि उसका जो तीसरा अध्याय है, थर्ड चैप्टर का 29 नंबर सूत्र है, उसमें कहा है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। पतंजलि योग सूत्र का है ये, तीसरे अध्याय का 29 नंबर सूत्र, कि नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र मतलब समझ गए कि आप नाभि के पास, और
नाभि चक्र हो गया। काय व्यूह, काय का मतलब काया यानी शरीर, व्यूह का मतलब संरचना, यानी नाभि पर ध्यान लगाकर आप शरीर के संरचना के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप सोचेंगे अरे ऐसे भी हो सकता होगा नहीं, होता ही था पहले, लेकिन अब हम नई दुनिया में प्रवेश कर गए। अब हमें बाहर की जो दुनिया है केवल वही नजर आती है, इधर उधर वाली दुनिया तो समझ ही नहीं आती, तो क्या करें, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, मैं देख रही थी कि मिलेगा कि कहीं नहीं, तो मैं देख रही हूँ कि हाँ मिल सकता है। पतंजलि योग सूत्र करके डाल सकते हैं, उसके चारों अध्याय में नंबर हमने बता ही दिया आपको, वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, तो वहां देख लीजिएगा, ठीक ना। मैं कोशिश कर रही थी कि देख पाऊं, चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। मैंने बता दिया, तीसरा अध्याय है, 29 नंबर का सूत्र है, नाभि चक्र कार्य ज्ञान। ठीक। अब और भी ग्रंथ हैं, इसमें एक प्रमुख ग्रंथ है आपका योग रसायन ग्रंथ। योग रसायन ग्रंथ में मिलता है कि नाभि चक्रे यदा कुर्या कुर्या धारणाम योग विद्यति शरीर अभ्यंतरे सर्व संस्थानम तु विलोकयेत। इसका मतलब होता है कि जिस काल में योगी नाभि चक्र में धारणा करता है, यानी कंसंट्रेट करता है, ध्यान करता है, उसका ख्याल करता है, कुछ भी मान लीजिए, उस समय क्या होगा, शरीर अभ्यंतरे सर्व संस्थानम तो विलोकयत, सारे संस्थान, आपके संस्थान माने सिस्टम, डाइजेस्टिव, नर्वस, ये वो जितने भी हैं, उसको वो देख लेता है नाभि से, यानी वो है टेलीस्कोप है। केचिद योग्यतः पिंडा भूतेभ्य संभवा क्वचित तस्मिन अन्नमय पिंडो नाभिमंडल स्थित। ये कहा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में कि देखो, रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र जो भी हैं 7 धातुएं, इनके योग से जो प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति हुई है, उनमें से जो अन्नमय कोश और ये सब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो नाभिमंडल में आपके अन्नमय पिंड है, समझ रहे हैं, अन्नमय पिंड है। फिर कहा हमारे योगराज उपनिषद, भाई योग की ही बात हो रही थी, योगराज उपनिषद ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें कहा कि तृतीयम नाभि चक्रम, क्योंकि उससे नीचे तो और भी है आपके, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है ना। तो यहाँ पे आके कहते हैं कि तृतीयम नाभि चक्रम स्थान मध्य तो जगत स्थितम, पूरा जगत स्थित है यहाँ पर। पंचावर्ता मध्य शक्ति चिंतयेत दाकृते ताध्यात्वा, अगर इस पर ध्यान किया तो सर्व सिद्धि नाम भाजर्ण जायते बुध। ये कहता है कौन, योगराज उपनिषद। यानी कि नाभि चक्र में आपका ये जो भौतिक जगत है, ये पूरा ये स्थित है, यानी इसी से कंट्रोल होता है। पंचावृत का मतलब 5 तत्व से निर्मित बना हुआ, विद्युत शक्ति है इसके अंदर, और इसमें धारणा करने से व्यक्ति भौतिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और वहीं कहा जगत दर्शन उपनिषद में कि नाभि कंदा दधम स्थानम कुंडल्या द्वय अंगुलम मुने अष्ट प्रकृति रूपा सा कुंडली मुनिसत्तम, कि नाभि कंद के ठीक नीचे ही तो कुंडली शक्ति का निवास है। अष्ट प्रकृति की प्रतीक जो अष्ट सिद्धियां हैं, वही तो कुंडली मार कर बैठी है। अब आप सोचिए जरा कि जो रावण था, किसी शस्त्र से मर नहीं सकता था, तो जो इसके जानकार थे उन्होंने बताया कि देखो, अगर तुम मारना चाहते हो इनको, तो इनकी नाभि में अमृत है, इसको सुखा दो, अगर ड्राई कर दो तो काम बन जाएगा। तो उनके नाभि में था ना अमृत का कुंड, तो उन्होंने क्या किया राम ने, कि इनके पास अग्नि वाला को कंट्रोल करने वाला वाण था,
और उन्होंने उसके उनके नाभि में उसको मार दिया, और मारने के बाद उनकी डेथ आराम से हो गई। ये प्रसंग कहाँ मिलता है? आध्यात्म रामायण में। कहा आध्यात्म रामायण में कि देखो, नाभि देशे अमृतम तस्य कुंडलाकार संस्थितम, कुंडली मार के वही अमृत है। तस्यो शयान अस्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्। फिर क्या हुआ? विभीषण वचा श्रुत्वा राम शीघ्र पराक्रम। उनके वचनों को सुनकर विभीषण जी के, उन्होंने शीघ्र पराक्रम किया और पावकास्त्रेण, पावक वाला जो अस्त्र होता है ना, अग्नि अस्त्र, संयोज्य नाभि विव्या राक्षस, और फिर उन्होंने उससे उनको मार दिया, मर गए। आप लोग भी जानते हैं कि नाभि में बाण लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो प्राण है वो 6 मिनट तक इसी नाभि में स्थित होता है। और शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। क्यों? क्योंकि पहला दिमाग ही यही है ना, एब्डोमिनल ब्रेन है ये, जो हमने बताया आपको। और ये प्राण वायु से संचालित होता है, जो आपका प्राण वायु है ना, उससे संचालित होता है। कहते हैं कि अगर किसी को जुड़ना हो, शरीर पहले के टाइम में, अध्यात्म में, आज थोड़ा सा पता नहीं कहाँ पहुंच गई मैं, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, अभी इसके बारे में भी आ जाऊंगी वापस अपनी दुनिया में। जो सूक्ष्म शरीर है उसका केंद्र है नाभि का ऊर्जा। अगर कोई सिद्ध पुरुष या संत क्या करते थे, शरीर से बाहर निकल जाते थे अपने, सुना होगा ना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, फिर लौट आते थे, तो ऐसे कैसे जाएंगे? इसी से जाते थे। और कहीं भी आप विचरण कर सकते थे। और अगर ये टूट गया तो फिर वहीं से आपका जो व्यक्तित्व है, जो स्थूल संबंध है शरीर से, वो भी टूट जाता था, है ना। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं इसमें, कैसे कैसे क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो ये है इसके बारे में। और ऐसा नहीं कि अध्यात्म में ही बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं इसके बारे में, हर एक चीज, हर एक चिकित्सा। हाँ, एलोपैथ में कितना महत्व है मुझे नहीं पता, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी रोगों को पहचानने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे आपके एक्यूप्रेशर में। उसी में से एक होता है नाभि के स्पंदन से रोग की पहचान। यानी नाभि को चेक करके कि नाभि ठीक चल रही है कि नहीं, सही है कि नहीं, अपनी जगह पर ही है या खिसक गई है, उससे भी आप रोग का पता लगा सकते थे, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, नाभि में 1458 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। है बिलीवेबल? 1458 टाइप्स के बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणोंवश आपने देखा इनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो सफाई करना, इसका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जैसे आप बाकी अंगों की सफाई करते हैं। बाकी इसका सामुद्रिक शास्त्र वगैरह में भी अच्छा खासा महत्व है, हर जगह महत्व है। लेकिन मैं उसमें क्यों जाऊं, मैं तो वापस अपनी दुनिया में लौटती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसमें ट्रैक से हट गए आज थोड़ा सा। कहाँ थी मैं? हाँ, स्क्रीन पर आती हूँ ताकि डाइवर्जन ना हो, कि बच्चा किस तरीके से, इसी पर आध्यात्म की बात हो गई थी थोड़ी सी। तो आप देख रहे हैं ये रस्सी जैसा कुछ कॉइल जैसा है, यही तो वो स्थान है जहां से आप जुड़े थे माँ से, अपने खाना पानी अपना लेते रहे मुफ्त में बिना पैसे। नेक्स्ट आइए। हाँ, ये है प्लेजेंटा, जिसको मैं बोल रही थी लंग्स का भी काम कर लेता है और बाकी आपको जोड़ के रखता है। और जब आप पैदा होते हैं तो ये पूरी झिल्ली सहित आप बाहर आ जाते हैं, लेकिन नाभि से माँ के जुड़ा है ना, तो ये पूरी झिल्ली सहित बाहर आ जाता है। और फिर वो तो फट जाती है और इसको फिर काट करके अलग कर देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड, जो ट्विस्टिंग है ना, अगर बीच से दब जाए
बड़ा घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इसमें से ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, खाना पानी न्यूट्रिएंट ये सब कुछ उससे मिल रहा है, मदर से। और जो अमिकल वेन है जिसमें नीले रंग की अंदर अंदर होती है, आपको तो ट्यूब दिखती है, अंदर एक नीला और हरा, नीला और लाल पाइप भी होता है। तो लाल वाला पाइप तो खून को लेके आता है, अच्छी अच्छी चीजें ले आता है जो माँ खाती है, और वापस बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर गई। ठीक है, अगर ये बीच में बंद हो जाए तो क्या होगा? ये कंप्रेशन रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन बच्चे में, तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन, रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बेबी, और बच्चे की जान भी जा सकती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, सोचिए जरा इसके बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ होती होगी? नाभि कहाँ पर है जरा सोचिए। ये नाभि है आपके L4 पर, जो नंबर का 4 नंबर है ना पीछे, उसी के सामने ही ये स्थित है आपकी नाभि। भरोसा ना हो तो चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए ऊपर नीचे चली गई हो कहीं, तो आप इसको चेक जरूर कर लें। क्यों करना जरूरी है? आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है कि नाभि अगर आपकी डिसबैलेंस हो जाए तो आपका स्लिप डिस्क भी कॉज कर सकती है। बहुत ज्यादा गैस बन करके भी स्लिप डिस्क हो सकती है, और स्लिप डिस्क से भी ये सारी चीजें शिफ्ट हो सकता है। तो गैस न बनने दें, इस बात का भी ध्यान रखें। आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो ये है इसकी लोकेशन। पक्का? इसकी लोकेशन को ऐसे भी हम देख सकते हैं ताकि एग्जैक्टनेस का हमें पता चले। नाभि को एग्जैक्ट लोकेशन या इधर है या उधर है, उससे फर्क क्या पड़ना है? पड़ना है। क्या फर्क पड़ेगा वही तो मैं बता रही हूँ। अगर ये खिसक गई तो इसको कई नामों से जानते हैं, पहले वो सीख लेते हैं, अब फिर उसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं धरण या नाभि का सरकना, सरक गई। अब सोचिए ग्रह और उपग्रह शिफ्ट हो गए तो क्या होगा? भूचाल आएगा ना आपके शरीर पर, वही होना है। धरण और नाभि सरकना इसको बोलते हैं, या बोलते हैं गोले का खिसक जाना, गोला खिसक गया। या कहते हैं नाभि हटना। कैसे पता करेंगे कि नाभि हट गई है या अभी बैठी हुई है, कहाँ गई, क्या है, बताती हूँ। नाभि का हटना, नेवल डिस्प्लेसमेंट, पिचोटी खिसक जाना, यानी जितने नाम है उसी में आपको खिसकना, हटना, चढ़ना ये लगा दीजिए। नाभि का चढ़ना, धरण जाना, यानी जो धरण थी, धड़कन थी, धारणा थी, वो वहां से सरकी हुई है। ठीक। नाभि का पलट जाना, कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें आवाज नहीं आ रही, इसका तो वो पलट गई, सीधी तो सुनाई दे रही, पलट गई तो नहीं सुनाई दे रही। तो नाभि का पलटना, नाभि का टल जाना अपने स्थान से, नाभि का हिल जाना। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको व्यक्ति यूज करता रहे, अलग अलग अपने अपने शहर अपने अपने एरिया के हिसाब से यूज करते हैं। बाकी जनरल है आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट का हो जाना। अब देखिए इसको नापते कैसे हैं? तो जो पुराना ट्रेडिशन तरीका था उसमें हम क्या करते थे, एक नेवल, ये मेल के लिए है अप्लाइड, तो नेवल से एक धागा लिया और एक निपल की दूरी नाप ली, 1 से 3 और 1 से 2, सेम धागा। मतलब हाथ आपका हिलेगा नहीं, एक हाथ आपने लगाया नेवल पर और धागा लेकर के लेफ्ट या राइट जो भी आपने निपल लिया मेल का, वहां तक उसको मेजर कर लिया और उसी को घुमा करके दूसरी तरफ भी चेक कर लिया। तो अगर दोनों, सोचिए पूरा शरीर आपका इम्बैलेंस हो जाता है, अलाइनमेंट पूरा बिगड़ जाता है केवल नाभि के जरा सा शिफ्ट हो जाने से। तो आप देखेंगे अगर ये दोनों बराबर दूरी पर हैं तो ठीक है, और अगर पता चला कि एक की तरफ बढ़ा और एक तरफ घटा आ रहा है, इसका मतलब नाभि आपकी इम्बैलेंस है। ये मेल में, छोटे बच्चों में कर सकते हैं और बहुत आसान सा तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ये हाथों से। इन दोनों हाथ की उंगलियों को हम जोड़ करके देखते हैं। कहाँ से जोड़ेंगे?
कलाई से जोड़ते हुए चले आइए। तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ भी हमने लगा रखा है। तो ये वाली लाइन देखी आपने, फिर ये वाली, ये और ये, अगर ये दोनों बराबर बराबर एरिया में दिख रही हैं, आपको समान रूप से दिख रहे हैं, तो आपकी नाभि ठीक है। अगर आपकी नाभि खिसक गई ना, तो ये जो डॉट डॉट बराबर बराबर है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये हमें बता देता है कि आपकी नाभि खिसक गई है। तीसरा होता है ये धड़कन वाला, नाभि पर उंगली या अंगूठा लगा करके लेटे लेटे, ये तो अपने से कर सकते हैं, हल्का से उसको पुश करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, तो वहां आपको धड़कन सुनाई देगी। जैसे हार्ट बीट होती है ना, वैसे वहां भी पल्स मिलती है। अगर मिल रही है तो वहीं पर है वो, अगर नहीं मिल रही है तो सरक गई। कहाँ तक सरकेगी, उसका भी रेंज होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि इस कमरे से निकल करके चली गई, चेस्ट में पहुंच गई, थोड़ी दूर चलेगी, एक आध अंगुल की दूरी पर। तो अब कहाँ कहाँ कितनी दूर पर गई होगी, लेफ्ट में, राइट में, कि अपर लोअर, कहाँ गई होगी, किधर ढूंढे। तो 8 दिशाओं में खिसकती है नाभि। आप सोच रहे होंगे बड़ी खतरनाक हो गई ये तो नाभि, भागती रहती है। तो क्यों भागेगी, पीछे से आप प्रेशर दे रहे हैं ना गैस वाला, तो क्या करेगी, भागे ना तो कहाँ जाए, अपने आप शिफ्ट हो जा रहे। अगर कोई बहुत तेज हवा आपके चेहरे पर लगा रहा है, तो आप इधर उधर चेहरा करके भागते हैं कि नहीं, तो वही तो हो रहा है, प्रेशर। तो यहाँ पता कर लेते हैं। जब बीच में नहीं मिली तो आपको खोजना होता गई कहाँ, तो ऊपर थोड़ा सा हाथ लगा के रख दिया, प्रैक्टिस से आपको आने लगेगा। फिर नीचे रख दिया, दोनों के साइड में रख दिया, तो पूरे जगह आप खोज लीजिए चारों तरफ से, कहीं कहीं मिल जाएगी। और एक बात बताना, मेरे दिमाग से उतर गया, यहीं पर इम्पोर्टेंट आपको वाइटामिन्स मिलते, विटामिन मिलते हैं। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते रहें, तेल पानी करते रहें, आपने सुना होगा इस पे नाभि में तेल लगा देते तो होठ मुलायम हो जाते हैं। बताइए, होठ है यहाँ, नाभि है पेट में, कैसे मुलायम होता है। तो इसका भी पूरा अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो आप अगर इसको केयर करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी। बाकी खाने में तो आप खाएंगे, अगर हमारा डाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं प्रॉपर, तो यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये तरीका, एक तरीका और है, बहुत सारे तरीके हैं। पैर के दोनों अंगूठे, पैर इसमें मैं नहीं डाल पाई, रह गया शायद। आप पेशेंट को लिटा लीजिए, जिसका भी नापना है उसको लिटा लीजिए सामने सीधा, और आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पैर के पंजे उसको ऐसे सटा के देखिए केवल। अगर उस दोनों पैरों के अंगूठे की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब नाभि आपकी ठीक है। और अगर ऊपर नीचे हो गई तो इसका मतलब नाभि आपकी अपनी जगह से खिसक गई है। ठीक है, ये तो हुआ इसकी बात। और ये रहा नाभि हमारा। तो नाभि कहाँ खिसकेगा, एक ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, लेफ्ट में जा सकती है, राइट में जा सकती है, और इन दोनों के कोने भी तो जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ भी तो जा ही सकती है ना। तो अगर यहाँ जाएगी तो कौन कौन से ऑर्गन है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि इस जगह पे ये ऑर्गन है। तो उन ऑर्गन को ये क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। कैसे कर देगा भला, देखते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये किसी दूसरे पर्पज से हालांकि पिक्चर लिया गया है, लेकिन हमें तो बीच वाले से काम था। तो एक इसका तरीका होता है ना कि लोग अंगूठे से अंदर की ओर जहां भी पल्स मिल गई उसको सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं बाय मसाज। मान लीजिए कि कोई चीज हमारी, कोशिश करती हूँ हाइलाइटर यूज करने की। ओके, मान लीजिए ये तो है हमारी नाभि, है ना, और नाभि हमारी अभी फिलहाल यहाँ चली गई, बहुत ज्यादा दूर नहीं जानी है, यही जानी है। तो हम अंगूठे से इस तरफ प्रेस कर देते हैं, उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक तरीका होता है नाभि को बैठाने का अपनी जगह पर।
अब आइए देखिए कि जब नाभि पलटेगी, नाभि खिसकेगी, नाभि टलेगी, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो क्या हमेशा लूज मोशन ही होगा क्या? और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, क्या हो सकता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर की ओर। अगर मान लीजिए आपकी नाभि ऊपर की ओर सरक जाए तो क्या होगा? अपर पुल होने पर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ जाएंगी, आंतों में परेशानी होगी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट, हार्ट बर्न, ब्रीदिंग ट्रबल, इंसोम्निया, कफिंग, नींद नहीं आ रही। आप सोच रहे नींद क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया हमें? हो सकता है आपकी नाभि खिसक गई है। खांसी आ रही, कब सिरप ले लेके परेशान हो सकता है आपकी नाभि की वजह से हो। लेकिन आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि ऊपर की ओर खिसकी हुई है तो सिम्टम नीचे की ओर का दे रही है। यही बात है ना, ऊपर की ओर खिसकी तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन है, प्रोस्टेट है, हार्ट बर्न है, ब्रीदिंग ट्रबल है, इंसोम्निया, कफिंग, यानी ऊपर के भी सिम्टम दे रही, नीचे के भी दे रही। ये कैसे दे रही है, ये कैसे संभव है? तो ये कैसे संभव है, अगली स्लाइड देखिए। ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रस्सा कशी। अब यहाँ बीच में क्या है? आपकी नाभि है, सपोज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और दो लोग इसको खींचे, है ना, ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो दोनों जब तक बराबर दूरी पर लगाए हुए हैं तब तक इसका कुछ नहीं होना नुकसान। अगर एक पक्ष कमजोर पड़ गया तो क्या होगा? दूसरा धड़ाम से गिर पड़ेगा, पहला उसके ऊपर गिर पड़ेगा, यानी चोट दोनों को लगी, अफेक्टेड दोनों ही साथी हुए। इधर वाला भी उधर वाला भी, इधर वाला गिरेगा, भले बचाने का प्रयास करे लेकिन वो क्या करते, धीरे छोड़ देते हैं, तो वो भी लड़खड़ा जाते हैं और वो तो गिरी पड़ते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी दोनों साइड के जो सिम्टम मिलते हैं इसीलिए मिलते हैं। तो इंटेस्टाइनल कॉज भी है, मेंस्ट्रुअल भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, प्रोस्टेट भी है, हार्ट बर्न भी है, ब्रीदिंग भी है, इंसोम्निया भी है और कफिंग भी है। ठीक। और अगर ये कहीं 2 नंबर की तरफ गई, यानी अपर लेफ्ट साइड को पुल कर गई, तो राइट हिप और राइट लेग, रस्साकशी वाला सिस्टम, गई है लेफ्ट में लेकिन खींचेगी राइट में ना, तो राइट हिप, राइट लेग, स्टमक, स्प्लीन जो उसके और ट्रैक में पड़ जाएंगे, और अदर डाइजेस्टिव सिस्टम से आप कर सकते हैं सफर। और अगर कहीं ये सेंट्रल लेफ्ट की ओर भागी तब ये क्या करेगी? राइट साइड ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करेगी। किडनी और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम तो उसी एरिया में आ रही, तो आना ही आना है। लेफ्ट लोअर की ओर अगर ये पुल कर जाए तब क्या करेगा? टेंशन और पेन देगा अपर राइट में, रस्साकसी सिस्टम। लिवर को, गॉल ब्लैडर को, चूंकि लोकल एरिया है, डोडिनम है, राइट किडनी है, पेन इन द लंबर प्लेक्सस और लेफ्ट लेग यू में फील। नीचे की ओर अगर डाउन करे, खिंच जाए नीचे, स्कूटर वगैरह आपने मारा, कुछ ऐसा किया तो खिंच के जाती है कभी कभी। तो डाउन अगर ये होती है पुल तो क्या होगा? इंटेस्टाइनल पेन होने लगेगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहां खिंचाव महसूस हो रहा है। तो एक तनाव, एक खिंचाव, एक अजीब सा फीलिंग सिर में होना, और आप समझ भी नहीं पाते कि ये आपके नाभि की वजह से हो रहा है। आप सोचते हैं कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई, हमें तो कुछ कुछ तो हो रहा है, बिना किसी कारण के आप देखते सिर भारी है, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि अब क्या होगा, कहीं सुसाइडल टेंडेंसी, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सारी चीजें आने लगती हैं। बैड ड्रीम्स आने लगते हैं, समझ ही नहीं आता कि हम जाएं कहाँ, करें क्या, क्या कर ले। ऐसे ही ब्लैडर की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, बैड ड्रीम्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर कहीं यही आपका लोअर राइट में पुल कर गया तब क्या करेगा? टेंशन और पेन जस्ट अपोजिट। आप देखें जो लेफ्ट पुल करी है, राइट पुल करने पर उसके अपोजिट सिम्टम आ जाएंगे, है ना।
इधर गया था तो आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, डिओडिनम था, इधर आएगा तो लेफ्ट में पेंक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन होगा, लेफ्ट किडनी होगी, और लंबर प्लेक्सस और राइट लेग में तो पेन होना ही होना है ना। और सेंटर में राइट पुल करी तो लेफ्ट पुल की तरह इधर भी आएगा, सेम सेम आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट करेगा, और किडनी और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम लेफ्ट की तरह ही इसमें भी आते हैं। और अगर ये अपर राइट पुल करती है तो वही सिम्टम आएंगे जो आपके लेफ्ट की तरफ आए थे, लेकिन अंतर क्या होगा, अपोजिट वाला हो जाएगा। तो लेफ्ट हिप, लेफ्ट लेग, लिवर, गॉल ब्लैडर और अदर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर लोग केवल रीड आउट कर देते हैं। इसको समझेगा कौन, समझाएगा कौन, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इतनी दूर दूर तक भटकते हैं, इस पे क्यों नहीं ध्यान देते। तो एक ध्यान हमारा, जो यहाँ पर हमारे थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर है, सदस्य हैं, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इसको जरूर ध्यान दिया करें। जब आप ऑफलाइन करें तो इसको जरूर वॉच आउट करें। ऑनलाइन में मजबूरी है, हम सामने वाले का चेक नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सिम्टम के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसे पॉइंट देते हैं जिससे वो नॉर्मलाइज होने लगे। ठीक है, तो इन बातों का आप हमेशा अपने ट्रीटमेंट के समय में विशेष और बहुत विशेष ध्यान देंगे। ये छोटी सी चीज है और कभी कभी आपको अद्भुत रहस्य दिखा देती है। पहले ही हमने बताया नाभि चक्र का ज्ञान, कि आप ज्ञान ले सकते हैं पूरे शरीर का। ये तो मैंने ऐसे ही सोचा आपको बताऊंगी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने का मेरा मन नहीं है, और समय भी उसकी सीमा है, तो इसको मैं या तो ना नेक्स्ट में कभी कर दूंगी। उसी को मैंने रिटन फॉर्म में भी दिया है। तो इसको बैलेंस करने का तरीके कैसे हो सकते हैं वो बात करती हूँ। तो एक तरीका तो इसमें ये है, क्या करते हैं, ये पकड़ लिया और ऐसे हाथ बना लिया वर्टिकली, और कंधे को यहाँ जब पकड़ लेंगे तो हाथ टाइट हो जाएगा, और कंधे पर टच करने की कोशिश करते हैं। कौन सा, जो आपका हाथ जिस तरफ का नेवल आपका डिस्टर्ब होता है, लेकिन चूंकि समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए हमने इसको डिटेल स्किप करने की कोशिश की है। आज आपको, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि पॉइंट बताएंगे, तो आज पॉइंट बता देते हैं। अगली बार इसी नावल को और इलेबोरेट करेंगे और बात करेंगे। नाभि है इतना इम्पोर्टेंट, इतनी गहरी है, इतनी गहरी नाभि है, सोचिए कि पूरे माँ से कितनी लंबी उसकी नाल होती है, कितनी गहरी है, इतने जल्दी कैसे आपको छोड़ दूंगी मैं। तो बात करेंगे अपने तरीके। आज पॉइंट की बात आई है तो आप इसको देख लीजिए कि ये नाभि का ही स्थान है। यहाँ पर आप दबाव देकर, अब आप याद करिए यहाँ कौन दबाता था, कैसे दबाता था, क्यों दबाता था, और कैसे स्वस्थ रहता था। ये बात और है कि बाद में थोड़ा हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां एक अमृत द्रव्य डाल करके दबाना शुरू कर दिया। उस अमृत द्रव्य का नाम है तंबाकू। कि लोग यहाँ पे पकड़ के दबाते दबाते, दबाना उद्देश्य दूसरा था, हमने उसको पलट दिया। तो यहाँ पर दबाने से भी, छोटे बच्चों के आप दबा दें तो इमीडिएट बैठ जाती है। बहुत सारे तरीके हैं इसको बैठाने के भी, लेकिन समय को देखते हुए इसको यहीं फिनिश करना होगा आज। तो आज इसको यही समाप्त करूंगी, बाद में जब फिर मिलूंगी नेक्स्ट में तो इसको और अच्छे से आपको एक एक चीज समझा दूंगी। ठीक है, अब मैं देती हूँ आपको टिप्स टू अवॉइड नेवल डिस्प्लेसमेंट। कोई भी चीज अचानक झटके से न उठाएं, उससे भी आपकी नाभि खिसक सकती है। खाली पेट, खास तौर पर भारी सामान न उठाएं, इससे भी नाभि सरक जाती है। वॉक स्मूथली, आराम से चलें, हड़बड़ाहट में ना चलें। बहुत ज्यादा प्रेशर अपने पूरे टांगों पर या एक पैर पर ना दें, खास तौर पे चलते समय, इससे भी नाभि खिसकती है। डोंट लिफ्ट द वेट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल बॉडी।
इसमें ज्यादातर क्या होता है, जैसे पानी से भरी बाल्टी हमने उठाया एक तरफ, तिरछे हो गए, पूरा उठ नहीं रही, और उस तिरछे में नाभि का क्या हुआ, नाभि भी गड़बड़ हो गई। पहले लोग वो देखिए कुएं से खींचते थे ना, बड़ी बड़ी बाल्टियां होती थी, उनको लगता था कि कम समय में और ज्यादा हम भर लें, तो अपने शक्ति के सामर्थ्य से ऊपर लेके एकदम टेढ़े हो जाते थे, हमने देखा है। वो नाभि का है। किक मार रहे स्कूटर पे टेढ़े होकर के, वो एक नाभि का खिसकने का कारण है। डोंट रिमेन एम्प्टी स्टमक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा समय तक खाली रहना पेट का, ये भी आपका कारण बन सकता है। क्यों? गैस बनेगी और फिर वो इधर उधर उसको सरका देगी। अच्छा, डोंट कंज्यूम फूड और बेवरेजेस दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ गैस फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा ऐसी कोई खाने पीने की चीजें ना ले जिससे खूब गैस बनती हो, खूब गैस बनती हो, अब वो गैस भी नेवरी को शिफ्ट कर देगी। तो आज बस इतना ही बता रही हूँ। आगे अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अलग से जो मांगते थे लिंक, इसकी वजह से मैंने ये नंबर यहाँ हमेशा की तरह डाला है, तो आप फर्स्ट वाले नंबर पर मैसेज करके वेट करिए रिप्लाई का, व्हाट्सएप मैसेज। कॉल करेंगे कोई फायदा नहीं, कितना कॉल उठाएंगे, सामर्थ्य भी होनी चाहिए ना। तो पहले वाले नंबर पे व्हाट्सएप करिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, बहुत ज्यादा दिन नहीं होता वैसे, एक आध दिन। अगर आपको बहुत कुछ खास है तो अर्जेंट लिख सकते हैं। कब? लास्ट वाली लाइन में, क्योंकि लास्ट वाला मैसेज ही सबसे पहले दिखता है। तो अगर आप अर्जेंट लिख देंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, जब हम 3 से 5 में आप स्लॉट बनाएंगे पेशेंट का, तो आपका नंबर बाकियों से पहले कर देंगे। ये सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको अगर लगे कुछ ऐसा तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको सुनने के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ, यहाँ तक तो हमारी हो गई अपनी बात। अब हम बात करेंगे आपकी बात। तो अगर आपके मन में कोई संदेह है, कुछ ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए, जानना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, जैसे अभी आपने बताया था कि नाभि में अगर किसी की बैड स्मेल भी आती है तो भी उसका मतलब बीमारी है उसको ये। बिल्कुल तो है। ये तो जैसे ये लिवर से रिलेटेड बीमारी है ये भी मैम। आगे बताऊंगी मैं, अभी तो बस झलक है। और मैम कई कई लोगों को इसमें यहाँ पे ईचिंग करने से खून आ जाता है। हाँ, वो सब उसी में आएगा, अभी तो केवल इसके बारे में बताया है। ओके मैम। मैम आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आज मैं थोड़ी लालची और स्वार्थी हो गई हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने आज से पहले ये चीजें सुनी थी कि नहीं? सच बताइएगा। मैम मैम ये सुनी थी लेकिन इतने अच्छे से समझ नहीं आई थी। पहले हाँ। भी सुनी लेकिन इतने अच्छे से समझ नहीं आई थी मैम। जी जी बिल्कुल, मैंने भी नहीं सुनाई थी कभी, यस मैम, आपने मैंने पहली बार सुनी बताई भी है। नहीं थी, यस मैम। लेकिन मैंने इमेजिनेशन किया, जोड़ा घटाया कि इसके बारे में तो इसको तो बताना ही चाहिए लोगों को। ठीक है। थैंक हाँ, यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। किसी और का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है अभी। जी हाँ विजय जी, डिटेल में क्या समझाया है, शुरुआत है ये तो, आगे आगे देखिए, आप लोग भाग न जाएं तो कहिएगा कि हम न पढ़ेंगे। और याद रहिए, सबके नंबर हमारे पास नोट है, भागने न देंगे किसी को, पिटेंगे और पढ़ेंगे। जो भी, क्षमा चाहूंगी, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप पिटेंगे भी और पढ़ेंगे भी, पिट पिट के पढ़ाए जाएंगे। हम पढ़ेंगे, इसी में भाई भलाई है आपकी, बाकी कोई चारा ही नहीं है, क्या करेंगे। ठीक है, तो आज इसको यही मैं विश्राम देती हूँ, फिर मिलूंगी अगले सैटरडे। इसी को कंटिन्यू करूंगी, कोशिश करूंगी कि ये हो जाए। विषय तो बड़ा लंबा, बड़ा गहन है, बताया मैंने, पूरे दिन भर का मैटर है, खूब आप पढ़ सकते हैं, खूब पढ़ा सकते हैं। अच्छा जी विजय जी, पूछिए आपका क्या सवाल।
कैमरा ऑन कर लें अपना और बताएं। राम दीदी, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नाभि के बारे में आपने बताया, अध्यात्म के बारे में, हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइएगा नेक्स्ट टाइम। मतलब एक्यूप्रेशर छोड़ रहे क्या? नहीं, हम दोनों चीजें करेंगे। अध्यात्म में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ जरूर हाँ करूंगी मैं। हाँ, दोनों चीजों को मिला के करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, माया मिली न राम, दो नाव पर पैर से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इसीलिए मैंने इसके बारे में बता दिया कि इतना इसका महत्व है ना। लेकिन काम तो अपने यही करेंगे, ठीक है, पढ़ा दूंगी मैं, ऐसा नहीं है, बता तो दूंगी मैं, लेकिन हाँ, एक ही नाव पे रहिएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर मत भागिए। नहीं, ट्रीटमेंट यही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने लिए रखेंगे। हाँ हाँ, अपने लिए रखेंगे, जानकारी के लिए रखेंगे कि जी इतनी इम्पोर्टेंट है, ऐसी है, लेक्चर लेने के काम आएगा, आप ही लोग तो फैकल्टी बनेंगे कभी जी आगे। जी जी बहुत जी। बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। नमस्कार। तो आज की चर्चा हो चुकी यहाँ पर समाप्त। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। जय माता दी।